नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट महापंचायत में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। और डिम्पी, बजट पेश हो चुका है और विकसित भारत का 2047 ब्लूप्रिंट मैं कह सकती हूं हमें देखने को मिल गया है। इस आधे घंटे में हम बात करने वाले हैं देश के दिग्गज कॉर्पोरेट से। न सिर्फ बजट में हुए ऐलानों को समझेंगे उनके नजर से, बल्कि जिस तरह के भारत की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, ये सरकार देख रही है, उसका ब्लूप्रिंट किस तरह से आगे बढ़ेगा डिम्पी, वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वो देखने को भी मिलेगा। इसलिए कॉर्पोरेट्स का व्यू पॉइंट समझना जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमने खास शो आपके लिए डिज़ाइन किया है ताकि आप इसमें समझ पाएँ कि आखिरकार कौन कौन से कॉर्पोरेट्स अपने इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो क्या सोच रहे हैं। पहले मैं ज़रा मेहमानों का स्वागत भी करूँगा और सीधा उसी बात पे आ जाऊंगा जो बात हम आज पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक बार ज़रा तस्वीरों में दिखाइएगा सारे के सारे मेहमान। मेरे साथ रवि अग्रवाल है जो कि को फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है सिग्नेचर ग्लोबल के। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अमित महाजन मेरे साथ जुड़ेंगे पारस डिफेंस के, और बहुत ही शानदार काम कर रही है पारस डिफेंस। सचिंद्र नाथ हमारे साथ जुड़ेंगे यूग्रो कैपिटल से, कंपनी के एमडी हैं। और साथ ही हमारे पास रॉयल ऑर्किड के अमित जायसवाल भी जुड़ेंगे जो कि कंपनी के सीएफओ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं रवि जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ। प्रदीप जी मेरे बड़े भाई समान हैं, मैंने उनको मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार आप जरूर उन तक पहुँचा दीजिएगा। ललित जी से भी मेरी बातचीत होती रहती है। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे भी बातचीत कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अमित भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कई बार आपसे मुलाकात हुई, आज फिर से बजट वाले दिन आपसे बातचीत हो रही है, अच्छा लग रहा है। और साथ ही विकास कोठारी जी भी मेरे को दिख रहे हैं जो कि एमडी एंड प्रेसिडेंट है ओम इंफ्रा के। विकास भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लग रहा है, आपका भी व्यू पॉइंट हमको मिलेगा। पहले रवि जी मैं आपसे शुरू करता हूँ। मैम ने तो इस बार रियल एस्टेट की बात को थोड़ा अच्छे से गंभीरता से सुना भी और अच्छे से बात को रखा भी। उन्होंने ये भी कहा कि भैया अर्बन पुअर नाम की एक चीज़ होती है, उसको हम ख़त्म करेंगे, उसके लिए पूरी योजना बनाई है उन्होंने। सर, एक बार आपका टेक चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो बजट है बड़ा होलिस्टिक विजन का और लॉन्ग टर्म विजन का बजट है। इसको बहुत शॉर्ट टर्म नजरिए लॉन्ग टर्म नजरिए से देखना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर इंफ्रा को जो पुश दिया गया है और अर्बन हाउसिंग को जो पुश दिया गया है, रेंटल हाउसिंग को और टैक्स के सिंप्लीफिकेशन को, ये जो चार चीजें जो इंपॉर्टेंट इन लोगों ने की हैं, और रेंटल हाउसिंग जो वाला सेगमेंट है, आई थिंक सो वो सारी चीजें बहुत बेटर तरीके से कर दी है। क्योंकि अभी कुछ लोगों का टेक आ रहा था कि भैया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये चेंज किया है, आई थिंक सो उसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉन्ग टर्म में ऑलवेज किसी भी इकोनॉमी के लिए बेटर होता है। और किसी भी, क्योंकि रियल एस्टेट जो एक ऐसी चीज है, हाउसिंग ऐसी चीज है जो इंडिया में हाईली शॉर्टेज है, डिमांड और सप्लाई में मेजर गैप है, और ये एक ग्रोथ प्रोवाइडर भी है। आज भी अपनी इकोनॉमी का 6% ही सिर्फ हमारा रियल एस्टेट से आता है, और लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर ये मेजर जनरेटर है। तो अगर हम रियल एस्टेट को पुश देते हैं, हाउसिंग को पुश देते हैं, तो उनमें ना कि लोगों को खाली घर मिलते हैं, जो जरूरतमंद लोगों को घर मिलते हैं, बट साथ साथ जो एक एम्प्लॉयमेंट, एक पूरा एनवायरमेंट जो क्रिएट होता है, पॉजिटिव इकोनॉमी पूरा मूव करती है, आई थिंक सो उस डायरेक्शन को लेके किया हुआ बजट है। इट्स ए होलिस्टिकली, इट्स वेरी वेरी लॉन्ग टर्म एंड अ वेरी गुड बजट एज सच। तो काफ़ी होलिस्टिक बजट आप बता रहे हैं रवि जी। और अमित जायसवाल के मैं पास आऊंगी, क्योंकि भले ही होलिस्टिक हमें ये बजट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का भी, और तमाम कॉरिडोर्स और तमाम टूरिज्म सेक्टर्स को भी विकसित करने की और उनका डेवलपमेंट करने को लेकर भी यहाँ पर ऐलान हुए हैं। ओवरऑल इस पूरे क्षेत्र को देखते हुए आपकी तस्वीर यहाँ पर टूरिज्म को लेकर कितनी बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है? सेक्टर के फायदों की मैं बात करूं, आपके फायदों की बात करूं तो अमित जायसवाल। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि सरकार का फोकस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर है। ये बजट अगर आप होलिस्टिकली, जैसे रवि जी ने बोला कि अगर आप देखें तो जॉब क्रिएशन ना, अब रहा कि टूरिज्म सेक्टर जो है सब बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट करती है। ओवरऑल अगर आप टूरिज्म सेक्टर का जॉब क्रिएशन देखें तो ऑलमोस्ट 6% अभी है, एंड ये बहुत ज्यादा और ग्रो कर सकती है जो सरकार समझ रही है। तो अभी जैसे उन्होंने बहुत सारा प्रोजेक्ट जो अनाउंसमेंट किया है गया में, राजगीर में और नालंदा में एंड ऑल, जो कि निगलेक्टेड थे बहुत सालों से,
तो इस तरह से जो है सरकार काम कर रही है, लेकिन जहां तक हमारा इंडस्ट्री का समझ है, जो हमारा दो मेन मुद्दा था कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देने का, वो अभी भी जो है पेंडिंग है। उसको अभी तक सरकार ने नहीं एक्सेप्ट किया है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि वो एक हमें चाहिए और उससे काफी बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। और दूसरा जो है कि जीएसटी वगैरह थोड़ा रैशनलाइज करने की जरूरत थी, जो सरकार ने नहीं किया है। एंड होपफुली आने वाले टाइम में वो करेंगे इस चीज को। अगर हमें इंटरनेशनल टूरिज्म के सेक्टर को देखते हुए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। जायसवाल साहब एक बात बताइए, आज आपके सेक्टर को लेकर मैम बहुत बात कर रही थी। वो तो आज उन्होंने तो ऐसा, मेरे को 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि ये आधा बजट तो टूरिज्म और होटल के लिए है। वो जब गया के बारे में बात कर रही थी, वो बता रही थी कॉरिडोर बनाया, मेरे को तो लगा कि आप आज तो बहुत खुश होंगे कि मैम ने कितना बड़ा हिस्सा स्पीच का आपके लिए दे दिया। इतना तो रवि जी वाली कंपनी और उनके सेक्टर के लिए नहीं दिया, रियल एस्टेट के लिए जितना। आप तो अभी भी कह रहे हैं कि वे नहीं, थोड़ी बहुत गुंजाइश चूक रह गई है। कोई बात नहीं सर, हमारा देश जो है बहुत बड़ा है। आपने एक दो स्टेट को टच करने से देश की समस्या समाधान नहीं होता है। बट एनीवे इट इज अ गुड स्टेप एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न्ड। ऐसा नहीं है कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट दिल ऑलवेज मांगता है, दिल मांगे मोर। तो मैं तो वही बोल रही थी कि देर आए दुरुस्त आए, और ये दिल मांगे मोर हो सकता है कि अगले फेब में हम कुछ और भी ऐलान होते हुए देखें। चलिए उम्मीद तो करती हैं। अच्छा, मेरे साथ आज अमित महाजन भी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पारस डिफेंस के। अमित भाई, मैं बात बताऊं आपको, आप बुरा मत मानिएगा, आज ना रेलवे और डिफेंस को लेकर ज़्यादा चर्चा ही नहीं हुई। और आज सिर्फ एक मोटा मोटी फिगर दे दिया कि जी हमारा कैपेक्स ठीक है, वो 11 लाख करोड़ का एज इट इज़ बना रहेगा, उसमें हम कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ इस 11 लाख करोड़ के अंदर डिफेंस का बहुत बड़ा हिस्सा होगा, जैसे होता रहा है। आप सर सेटिस्फाइड है? आपकी रीडिंग क्या है बजट पे सर? देखिए, ये गवर्नमेंट ने जो डिफेंस के लिए काम करना था, एक तो बजट में जो उन्होंने काम करना था उन्होंने फरवरी में कर दिया था, आज उसको रिटेन किया है। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो उन्होंने फरवरी में जो होप दिखाए थे डिफेंस सेक्टर को लेके, वो आज भी है। एंड उसको फाइनेंस से ज्यादा जोड़े बगैर हम लोग ये देखें कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डिफेंस में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ये सारा कदम उठाया था फरवरी में भी, और उसको आज रिटेन किया है। मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूं, क्योंकि जो डेवलपमेंट के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है आज, जो बजट में उभर के आता है, वो आज नहीं तो कल आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजीज इंडिया में बनते हुए नजर आएंगे। एंड वो सिर्फ बजट में नहीं है, अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी साथ साथ में वो निकालते जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको लेके जो इंडस्ट्री इधर का निर्माण हो रहा है इंडिया में, वो बहुत ही पॉजिटिव है। एंड मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ ये बजट को लेकर। तो सर एक बार फिर लगे हाथ फिर मार्क्स भी दे ही दीजिए। आउट ऑफ 10 कितने देंगे अमित जी? साल में एक बार ही मौका मिलता है जब वित्त मंत्री को हम मार्क्स देते हैं कि देखिए आपने ऐसा बोला, ऐसे कहा। बताइए ये 10 on 10 तो नहीं दूंगा, लेकिन 8 on 10 जरूर दूंगा, क्योंकि देर आर थोड़ी बेहतर होने की गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो जो 2 पॉइंट की जो गैप है वो भी फिल हो जाएगी। हाँ ठीक है, एक काम और करते हैं, रवि जी से मैंने मार्क्स नहीं पता करवाए। रवि जी आप भी बता दीजिए 10 में से कितने मार्क्स देंगे वित्त मंत्री के इस बजट को? अच्छा सर, ये नोटेड हो रहा है? अगर इस बजट को होलिस्टिक और लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो मैं इस बजट को एकदम एक हिस्टोरिकल बजट मानता हूं, क्योंकि जहां पर ड्राइविंग फैक्टर आ रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की इकोनॉमी बीइंग द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आज भी हमारे यहाँ जो परसेंट जो सही मायने में 35 साल जो गेन करने वाले हैं अगले 10 साल के अंदर, वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अगर उनके लिहाज से हम आज अगर सोचें तो जो स्किलिंग इंडिया वाला जो प्रोग्राम है, कैपेक्स वाला जो प्रोग्राम है, उस एंगल में मेरे आपसे ये जो बजट है वो मील का पत्थर साबित होगा। मैं तो उसको 9 out of 10 दूंगा। मार्क्स देंगे। मैं एक बार बताऊं कविता आपको, ये जो रवि जी ने बात बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल जिस जगह पे काम करते हैं ना रवि जी, इनके सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी गुड़गांव के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है। वहाँ पे जो एवरेज यंगस्टर्स की एज है जो वहाँ पे जो रह रहा है वो नियर टू 30 है। नोएडा में नियर टू 27-30 है। तो आप ये देखो पूरे दिल्ली एनसीआर में दोनों ही एरियाज काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए। तो जिनके जो फाइन ट्यून करके बोला ना कि आप
यंगस्टर्स के पास पैसा ला रहे हो, आप लॉन्ग टर्म पैसा डाल रहे हो, सिस्टम में जॉब वगैरह क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो रवि जी ने उठाई है। अब मैं बातचीत करूंगा जरा विकास कोठारी जी से, काफ़ी समय से वो हमारे साथ हैं और माफ़ी चाहता हूँ सर थोड़ा लेट आ रहा हूँ आपके पास। विकास जी नमस्ते, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, समय निकाला आपने। सर मैं आपकी कंपनी के बारे में रीड कर रहा था, आप इंजीनियरिंग में हैं, रियल एस्टेट में हैं, इंफ्रा में भी काम करते हैं। पहले तो ये बताइए सर बिजनेस कैसा चल रहा है, फिर मैं आता हूँ बजट वाली बात पे। नहीं, हमारा कोर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर में वी आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर 4 डेकेड्स, क्योंकि हमारा मेन फोकस वाटर रिलेटेड है। वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो पावर, इरिगेशन, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई स्कीम्स, जल जीवन मिशन। तो इन्हीं सब चीज़ों में अभी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, बजटरी बढ़ोतरी ऑल्सो, और अनाउंसमेंट में भी काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस तो नेचुरली हर गवर्नमेंट का हर साल होता है, बट 3.4% ऑफ द जीडीपी टू बी स्पेंट ऑन इंफ्रा डेवलपमेंट, मतलब ये बहुत बड़ी फिगर है और इससे हमारी कंपनी को काफ़ी फायदा होने वाला है। ठीक है सर, मेरे को बस एक ही चीज़ पता करनी है, जैसे आप बता रहे हैं कि इंफ्रा पे तो सारी गवर्नमेंट का फोकस रहता है, तो आपके टोटल बुक्स में से वैसे कितना गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं और उनमें मार्जिन कितना पड़ता है सर? मतलब ठीक ठाक मार्जिन होता है, जो प्राइवेट वाले से मिलता है उतना ही देते हैं? % ऑर्डर बुक गवर्नमेंट ही होती है, क्योंकि हम लोग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर की किससे दूर सही है बात है। अभी भी। तो एक बजट, इस बजट में ये एक बदलाव आने की उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में घुसने वाला है और उसको भी काफी इंसेंटिव्स मिले हैं पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को, जो कि एक बैटरी स्टोरेज और हाइड्रो पावर का एक अलग फॉर्म ऑफ बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स है। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जितना बढ़ेगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ये जो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करता है, तो इससे ना ही एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ता है, इसके अलावा मतलब ज़रूरतें भी पूरी होती हैं लोगों की। पावर में आप देखिए पीक डेफिसिट है अभी हमारे कंट्री में, तो नए पावर प्रोजेक्ट्स जब तक नहीं बनेंगे और वो भी रिन्यूएबल पावर में, मतलब हाइड्रो पावर और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में नहीं बनेंगे, तो हमारा पीक डेफिसिट फुलफिल नहीं हो पाएगा। दूसरा, ठीक है। वाटर की नीड्स आज हर अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी, जल जीवन मिशन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है उसमें, तो उसमें भी बजटरी एलोकेशन बढ़े हैं। दूसरा, आप देखिए हर साल हम लोग, एक तरफ बाढ़ आती है और एक तरफ सूखा पड़ता है, तो हम लोग हजारों करोड़ों रुपया स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें एड में देते हैं। अगर वही पैसा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करें, रिवर इंटरलिंकिंग स्कीम्स जैसे हैं, जो कि मोदी जी का सपना है इसको लाने का, तो रिवर इंटरलिंकिंग स्कीम्स लाएंगे तो जितना पैसा हम लोग एड में देते हैं उतने पैसे में पूरी रिवर इंटरलिंकिंग स्कीम्स बन के तैयार हो जाएंगे, जहां ना आगे डेवस्टेशन होंगे और कंट्रीज को और सिटीज को फायदा भी मिलेगा। पानी की जरूरतें उनकी पूरी होंगी। पानी एक बेसिक नीड है हर अर्बन एरियाज की भी और रूरल एरियाज की भी। नहीं, पॉइंट टेकन है सर, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब कोर इंफ्रा पे तो ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और अच्छी लगी आज, इनफैक्ट वो दोनों इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ ही सामने ही बैठे हुए हैं। एक तो रवि जी हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, उन्होंने आज जब मैम कर रही थी वो कह रही थी कि भाई रियल एस्टेट के अंदर हम FDI, उन्होंने सीधा रियल एस्टेट तो नहीं बोला, बट ये बोला कि हम FDI के नॉर्म्स को और आसान करेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि FDI का फर्स्ट इंटरेस्ट जो इंडिया के अंदर है, जो पिछले 5-10 साल में सुधरा है, काफ़ी तेज़ी से सुधरा है, वो रियल एस्टेट को लेकर सुधरा है। और एक चीज़ जो मैं विकास जी आपकी कंपनी के लिए सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई PPP मॉडल के तहत ना और बेनिफिट्स और इंफ्रा के अंदर प्राइवेट कंपनीज को पार्टिसिपेट करवाया जाए। तो ये एक मेरे को आपके दोनों सेक्टर्स में के लिए बहुत अच्छा लगा। कविता, ये पॉइंट नोटिस करने वाला है। सत्येंद्र नाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। यूरो कैपिटल से हमारे साथ कंपनी के MD हैं सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करके। सर आपका टेक चाहिए, आपको ये बजट क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, आप बताइए सर। देखिए, हम तो MSME से जुड़े हुए हैं। हाँ। गुरु, आपको पता है कि MSME फाइनेंसिंग कंपनी है और हम विगत कई 3-4 साल से जब से हमने स्टार्ट किया, हम ये हमेशा बोलते आए हैं कि हमारे देश की जो रीढ़ है वो MSME है। हमारे देश का जो भला है वो MSME के साथ ही है और MSME की जो क्रेडिट की जो समस्या है, जो ऋण की समस्या है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। आई थिंक तो ये इलेक्शन के रिजल्ट का ये नतीजा है कि इस गवर्नमेंट का पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे है। एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ 2 लार्जेस्ट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए है, एक एग्री है और दूसरा MSME है, और दोनों पे ही गवर्नमेंट ने इस बार काफी फोकस किया है।
एमएसएमई से रिलेटेड जो इस बजट के जो अनाउंसमेंट है, मुझको लगता है कि अभी उसका जो एक बहुत वृहद और विस्तृत इम्पैक्ट आएगा वो अभी शायद हम समझ नहीं पाए। अगर पहले आप देखिए, अगर आप मुद्रा में 10 लाख की जो लिमिट है उसको 20 लाख किया है और बोला है कि जो लोग मुद्रा लोन लेके वापस कर चुके हैं और अच्छे हैं उनको लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। इसका मतलब इन छोटे व्यापारियों का वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी समस्या हम देखते हैं, जैसे हम बहुत मशीनरी फाइनेंस करते हैं, करीब हमारा 10% हमारा पोर्टफोलियो मशीनरी फाइनेंसिंग पे है। हम ये देखते हैं कि जहां पे एक नया उद्यमी है जो एक छोटी मशीन खरीद करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको ऋण देने में बहुत समस्या आती है। तो एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई है जिससे केपेक्स टू एमएसएमई बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने लग जाएगा। तीसरा जो एक ये ऐसा ये पूरे बैंकिंग सिस्टम में है कि एमएसएमई का जो कैश फ्लो है हमेशा वोलेटाइल होता है। अगर उसकी एक ईएमआई मिस हो गई या 2 ईएमआई मिस हो गई तो वो बिल्कुल क्रेडिट सिस्टम से बाहर हो जाता है। आई थिंक जो गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि एमएसएमई का कैश फ्लो वोलेटाइल होता है, वो थोड़े बहुत स्ट्रेस में आता रहता है, और जैसा कोविड के टाइम में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लाई गई थी वैसे ही एक क्रेडिट गारंटी स्कीम क्रिएट की गई है, जहां पे अगर कोई एमएसएमई कस्टमर एसएमए 1 और एसएमए 2 में आ जाता है और उसको कोई बैंक या एनबीएफसी लोन देती है तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देगी। इसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे एमएसएमई जो बिजनेस से बाहर ही हो जाते हैं वो वापस रिवाइव होते रहेंगे। सिडबी को बोला जा रहा है कि वो डायरेक्ट ब्रांचेस करें, तो इसके लिए एमएसएमई क्रेडिट बढ़ेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो एक बजट पे अनाउंसमेंट हुआ जबकि उसका कोई नंबर क्वांटिफिकेशन नहीं है, जहां पे एक डायरेक्शनली गवर्नमेंट ने बोला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो अप्रोच है, जो क्रेडिट असेसमेंट मेथड है, उसको चेंज करके अब हम उनके एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट पे लोन करेंगे। आज के दिन में आपको पता है कि यूरो कोलेंडिंग में सबसे बड़ी है बैंकों के साथ, और एक हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्रेडिट असेसमेंट का तरीका है, या हम जीएसटी पे करते हैं, उनके बैंकिंग डेटा पे करते हैं, या उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल डेटा पे करते हैं, बैंक का जो मेथड ऑफ क्रेडिट है वो अभी भी बहुत ट्रेडिशनल है। तो एक बार अगर पब्लिक सेक्टर बैंक डिजिटल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेंड करने लग जाएंगे तो भी एमएसएमई क्रेडिट बहुत बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो ये जो हमारा हम बोलते रहते हैं 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है, एमएसएमई हमारे देश में टीयर 3 टीयर 4 टाउन में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक चेंज क्रेडिट टू एमएसएमई में आएगा, और ये बजट उसकी जस्ट शुरुआत है। अमित महाजन जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ क्योंकि जब हम विजन की बात कर रहे हैं और विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं और एरियाज हैं जहाँ पर हमें एक लीडरशिप भी लेनी है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी इसी ओर इशारा भी कर रही है। जिस तरह से हमने देखा है कि स्पेस इकोनॉमी के लिए लगभग 1000 करोड़ का आवंटन है, रिसर्च इनोवेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो अब की बार भी दिया गया है। पिछली बार भी हमने देखा कि इसका बहुत मेंशन हुआ था, अब की बार लगभग 1 लाख करोड़ तक का ऐलान किया गया है बजट में। इसको और कितनी तेजी और कितना बूस्ट दिया जा सकता है? फिलहाल अमित, अगर मुझे समझना हो कि इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर सेक्टर वाइज अगर हम देखें और उसमें आपका बढ़ता हुआ कद कितना मायने रखता है और कैसे बढ़ेगा? अगर मुझे आप पूछोगे तो जो डीआरडीओ है, जो डिफेंस में आरएनडी करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इतना एम्पावर किया जा रहा है कि वो इंडस्ट्री के साथ मिलके डेवलपमेंट करें, ना कि हम लोग कोई बाहर से कोई टेक्नोलॉजी सिर्फ लेकर आके उसको सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर की तरह इस्तेमाल करें। वो एक जरिया है जिसकी वजह से अपने पास एक टेक्नोलॉजी बाहर वाली आएगी, लेकिन साथ ही में अगर डोमेस्टिक आरएनडी को अगर हम लोग प्रोत्साहन देते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जैसे हम लोग बाकी के क्षेत्र में भी सुन रहे हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो आज डेवलपमेंट के ऊपर थ्रस्ट देने से उसका इफेक्ट अपने को नजर आएगा। आज अगर आप देखोगे डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर में जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है वो इतने तेजी से ग्रो हो रही है कि आज अगर मैं पारस डिफेंस की बात करूं तो हमारे जो ऑर्डर बुक है उसमें 40 से 50% सिर्फ डीआरडीओ के ऑर्डर से। तो आप सोच सकते हैं कि आज जो मैं डेवलप कर रहा हूं वो कल जाके प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, एंड जो मुझे क्वांटिटीज नजर आ रही हैं, हम लोग एज अ नेशन एक बहुत बड़े कंज्यूमर हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज के। जो होम ग्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चरिंग को जो प्रायोरिटी मिलती है, तो जो मैं आज डेवलप कर रहा हूं कल जाके मुझे उसको अपने ही देश में इंडक्ट करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आज की तारीख में। और वो चलते आज से 3 से 5 साल में आप देखोगे तो हम लोग आत्मनिर्भरता के बहुत ज्यादा प्रतिशत अचीव कर गए होंगे, एंड इसलिए ये जो डिफेंस रिसर्च
जो आज हम लोग डोमेस्टिकली इंडस्ट्री के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर मैं देखना चाहूँ तो। और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच मेरे ख्याल से एक हाईलाइट है इस पूरे सरकार की, जो हम तमाम बजट्स ही नहीं उसके अलावा भी नीतिगत तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अमित जायसवाल, आपसे मुझे सवाल अब ये पूछना है, क्योंकि जैसे कि चर्चा में अक्सर आपसे बातचीत होती रहती है, एक प्री कोविड और पोस्ट कोविड का ज़माना था, और पोस्ट कोविड हमने इकॉनमी में, और न सिर्फ इकॉनमी, कंज्यूमर बिहेवियर के लिहाज से भी अगर मैं समझना चाहूँ तो हमने एक अलग ही तबका निकलता हुआ दिखाई दिया है। लोगों की जो रिक्वायरमेंट है ट्रैवल को लेकर, न सिर्फ सेक्टर को बूस्ट किया है, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी काफी मौके आते हुए दिखाई दिए हैं। अब जिस तरह से टूरिज्म पर फोकस है, मुझे ये बताइए कि अब यहाँ से एक नया दौर क्या उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या नए ट्रेंड्स उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक एक करके यहाँ पर जगह पिकअप की जा रही है, उनको डेवलप किया जा रहा है, उसके बारे में आप जैसे स्टेक होल्डर्स को भी कहा जा रहा है कि आप भी आगे बढ़े। किस तरह से कंज्यूमर सेंटिमेंट शिफ्ट हम देख रहे हैं, और यहाँ पर एक नई इंडस्ट्री, एक उभरती हुई इंडस्ट्री के चांसेस ब्राइट हैं? अमित जी, जहां तक ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर है, हमारे देश में बहुत इसकी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल सिटीज लाइक दुबई और थाईलैंड वगैरह से, तो हम लोग काफी पीछे हैं। हमें अभी और बहुत कुछ करना। अब जहां तक आपने बोला कि प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, यस देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। जो कंजम्पशन पैटर्न है कोविड के पहले का और अब में बहुत बड़ी चेंज आई है देश। और जो है हमारे जितने भी घरेलू डोमेस्टिक जितने भी लेजर डेस्टिनेशंस है, दे आर डूइंग वेल। बट आप अगर एक चीज को देखिए कि कभी भी पीक सीजन में हमारे जितने भी लेजर डेस्टिनेशन है वहां पे कमरे नहीं मिलते, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। अभी भी हम जो है नेशन स्टेज में, आई विल से दैट इट इज अ नेशन स्टेज, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्कोप टू ग्रो। नाउ अब क्या ग्रो होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो सरकार कर रही है। मतलब पिछले कुछ सालों में काफी काम हुआ है, और जो प्लान है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, तो वो डेवलपमेंट के और एक बार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा, एयर बन जाएंगे, रोड्स कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो टूरिज्म भी काफी डेवलप होगा। और हम जो है काफी फॉरेन डॉलर्स एंड जितने भी करेंसी को अर्न कर सकते हैं। अब जैसे अभी इस बजट में अनाउंस किया उन्होंने गया को लेकर। हम सब जानते हैं गया इज द मोस्ट बुद्धिस्ट के लिए सबसे होली प्लेस है। बट अगर आप गया जाए तो वहां पर उतने होटल्स और जो फैसिलिटीज नहीं है, वो फैसिलिटीज अगर डेवलप करेंगे तो हम जो फॉरेन टूरिस्ट को काफी अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर पाएंगे। और जो है इससे हमारे देश को फॉरेन करेंसी इनकम भी होगा, प्लस हम जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, विच विल ऐड टू द ओवरऑल इकोनॉमी एंड द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि सर कुछ एरियाज़ को तो पॉकेट को डेवलप करना ही होगा। अब भारत के अंदर एक सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कि रिलीजियस टूरिज़्म को और तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है, और उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। सारी चीज़ें अपने पास होती हैं, बस सरकार को थोड़ा पॉलिसी वाला काम करना पड़ता है, इंफ्रा वाला काम करना पड़ता है, अपने आप ही और सारी चीज़ें हो जाती हैं। रवि जी, मैं एक बार आपके पास लौट रहा हूँ। सर अर्बन एरियाज़ में तो ठीक है, काफ़ी हद तक डिमांड है। थोड़ा मेरे को आप बता पाएंगे कि थोड़ा नॉन अर्बन एरिया से थोड़ा पीछे जाए, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर भी ये जो रियल एस्टेट का बेनिफिट्स है या जो प्रॉपर्टी का, आप तो एक और चीज़ भी आज मैम बता रही थी कि वो सारे लैंड रिकॉर्ड्स रखा करेंगे आगे चल के, उस पर भी वो काम कर रहे हैं, उसका कोई आईडी नंबर ये क्रिएट करेंगे, बाद में लैंड रिकॉर्ड्स भी होगा। इससे फ़र्क पड़ता है सर ऐसी चीज़ों से? थोड़ा दूर की सिटीज़ की बात बोल रहा हूँ मैं इसमें दो चीज़ टच करना चाहूँगा। एक तो शायद हमने एक एफडीआई का पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, जो आई थिंक सो क्वेश्चन मिस हो गया हमसे। ठीक है, एक एफडीआई के अंदर मैं उस पॉइंट को एड्रेस करना चाहूँगा। फर्स्ट, एफडीआई के लिए अगर कुछ ईजमेंट आता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा विजन दिया रेंटल हाउसिंग का, रेंटल हाउसिंग प्लस ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हाउसिंग प्लस पीपीपी मॉडल पे इंडस्ट्रियल के जो डेवलपमेंट था, आई थिंक सो जो ये रेंटल हाउसिंग है ये अफोर्डेबल हाउसिंग का आंसर है, क्योंकि लैंड कॉस्ट इन रियल एस्टेट इज एट द पीक लेवल। ओके, बहुत अच्छा रेट चल रहा है, बट स्टिल बहुत लोगों को जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, जिन लोगों को घर चाहिए और जिन लोगों को हम लोग घर दे पा रहे हैं, उसके अंदर गैप बहुत बड़ा है। और
बीइंग द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमारी बहुत बड़ी अर्बन पॉपुलेशन जो ऐसी है जो अगले 10 साल में 35 साल की एज के अंदर नॉर्मली लोग घर लेते हैं, वो हिट करने वाली, वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन। तो आई थिंक सो अगर एफडीआई के रूट से अगर लो कॉस्ट फंडिंग अगर इन सारे सेक्टर्स इन सारी चीजों के लिए आ पाई तो ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, उनको घर भी बनेगा और प्लस में पूरी ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। सेकंड, आई थिंक सो जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज जो ये अर्बन हाउसिंग वाला 10 लाख करोड़ का जो इतने करोड़ घर बनाने के लिए जो दिया गया है, ये टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज को भी एड्रेस करता है, क्योंकि वहां पे इंफ्रा भी पहुंचेगा और प्लस में घर बनेंगे और मूवमेंट ऑफ फंड होगा, क्योंकि इकोनॉमी में जब भी कोई पैसा डाला जाता है उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी के ऊपर। अगर आप बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करें तो उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा, जो डिजिटाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, ऑलरेडी काफी सारी जगह पे ये काम स्टार्ट हो चुका है। पर से अगर मैं गुड़गांव में अगर कहूँ तो गुड़गांव में और जो गुड़गांव की इधर पूरा हरियाणा के ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर प्रॉपर आज भी जो नई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रॉपर्टी आईडी के थ्रू ही होता है। ये रियली मैटर करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ईज ऑफ रिकॉर्ड, जो आपने आज किसी को भी डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड से आप इजिली आज आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आपके नाम प्रॉपर्टी इमीडिएटली चढ़ जाती है, एक लिमिटेड टाइम में चढ़ती है। अगर इससे पहले अगर पहले रिजिम की बात करें, जब डिजिटाइजेशन नहीं था तब आपको वही आप लैंड लेते थे या आपने घर लेता था, तो उसका जो इम्पैक्ट आने में, यानी कि उसको मोटेशन बोलते हैं, यानी कि लैंड रिकॉर्ड में उसका अपडेट होने में इट वाज टेकिंग ह्यूज टाइम। बट नाउ अब वो बड़ा इजी हो गया है और लॉन्ग टर्म में पूरा इंडिया डिजिटाइज हो रहा है, तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तो पहले ही हुई। हमारे यहाँ आज भी जो हमारी वेल्थ का एक बहुत बड़ा पोर्शन 70-80% आज भी हिस्सा हमारा वेल्थ का एक रियल एस्टेट होता है, तो इनका डिजिटाइजेशन आई थिंक सो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता ही है सर। आज भी हमारे बड़े बूढ़े और हम सब भी मानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक चीज़ों में से एक है। रोटी भी है, कपड़ा भी है, तो मकान एक बेसिक नेसेसिटी में से एक है। और एक मकान ना केवल एक आदमी का बल्कि एक पूरे परिवार का एक सपना ही होता है, ये बात भी सच है। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अमित जायसवाल जी आपका, और अमित महाजन जी आपका भी। आज हमारे साथ 2 अमित थे तो इसलिए पूरा नाम लेके मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और विकास कोठारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपसे वापस भी मुलाकात होगी सर, आपसे थोड़ा आज हम कम बात कर पाए हैं, थोड़ा समय की कमी है, बट आगे किसी दिन आपसे ज़रूर लंबी बात होगी। और सत्येंद्र नाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। आपसे तो हमारी मुलाकात होती रहती है और आपकी इंटेलिजेंस हमारे बहुत काम आती है। और मैं बोलूँगा आज आप काफ़ी खुश हो गए जब मैडम एमएसएमई के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। मैं आपको याद भी कर रहा था, सच्ची बात बताऊँ मैं आपको, जब मैडम एमएसएमई के बारे में बोल रही थी ना, मैं 2-4 कंपनीज़ को तो याद कर रहा था, एक कैप्री ग्लोबल को और एक आपको। सोच रहा था कि भी दोनों कंपनीज़ के तो आज मैनेजमेंट अच्छे से खुश हो रही होगी, तालियां बजा रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबको खुश होना चाहिए। आई थिंक हमारे देश का विकास एमएसएमई से जुड़ा है, तो जब भी एमएसएमई के भले की बात होती है तो हम सबको खुश होना चाहिए। कोई सा ऐसा क्षेत्र, कोई सा ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें एमएसएमई कंट्रीब्यूट नहीं करता है। 100% सर, के लिए हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए। 100% सर, मैं एग्री करता हूँ। और मैं एक छोटी सी लाइन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ आपकी इस एमएसएमई वाले बात को। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कहा कि चाइना की ग्रोथ स्टोरी अगर हुई है ऐसे तो क्यों हुई है, तो बोला वहाँ की एमएसएमई कंपनीज को बढ़ावा दिया गया, इसलिए चाइना आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ा। मेरे को लग रहा है देर आए दुरुस्त है, बट एमएसएमई की याद तो आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मेरे को और कविता को इजाज़त दे सकते हैं आप। नमस्कार।